नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में छायावाद के अर्थ, छायावाद की पृष्ठभूमि और उसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम छायावाद के अंतर्गत ही छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में हम सबसे पहले इसकी जो वस्तुगत विशेषताएं हैं, जो भावगत विशेषताएं हैं, वस्तुगत विशेषताएं, हम उनको लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं आत्मा अभिव्यक्ति। आत्मा अभिव्यक्ति का अभिप्राय है कि छायावाद के जो अधिकांश कवि हैं उन्होंने स्वयं की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का जो कार्य है या जो भाव है वह व्यक्त किया है। स्वयं की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का उदाहरण ये है कि अधिकांश कवियों ने मैं शैली में अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। और इस आत्मा अभिव्यक्ति के कारण कुछ आलोचकों ने इसे व्यक्तिवादी कविता भी कहा है, क्योंकि ये स्वयं की अनुभूतियों के साथ साथ मैं शैली का भी प्रयोग कर रहे हैं। किंतु यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो छायावादी कवियों का व्यक्तिवाद है वह व्यक्ति केंद्रित व्यक्तिवाद नहीं है, अपितु वो व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। छायावादी प्रकृतियों में व्यापक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली मैं शैली केवल शैली नहीं है, वरन व्यक्तित्व के आग्रह का प्रतिफलन है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह स्वयं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अधिक है। केवल मैं के माध्यम से केवल स्वयं को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा स्वयं की स्वतंत्रता, बंधनों से स्वयं की मुक्ति का यह काव्य है। कामायनी के मनु का कथन हम देखते हैं। वन गुहा कुंज मरु अंचल में खोज रहा अपना विकास। तो यहाँ मैं शैली का प्रयोग होने के साथ साथ स्वयं के विकास की, स्वयं की उन्नति की, स्वतंत्रता की जो बात की गई है, तो इस रूप में छायावाद की जो आत्मा अभिव्यक्ति है वह कुछ विशिष्ट हो जाती है। इसके बाद हम लेते हैं छायावाद की वस्तुगत जो अगली विशेषता है वह है कि छायावाद के जो कवि हैं वह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति सौंदर्य के सूक्ष्म वर्णन की है। यह सौंदर्य का वर्णन करते समय स्थूलता या बाह्य रूप रंग है उसकी अपेक्षा सौंदर्य की सूक्ष्मता की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। छायावादी कविता को इसी प्रमुख प्रवृत्ति के कारण सौंदर्यवादी कविता भी कहते हैं। छायावादी कविता में हम सौंदर्य का केवल बाह्य शारीरिक सौंदर्य के स्थान पर हम इस सौंदर्य को 3 रूपों में देखते हैं: कर्म सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शारीरिक सौंदर्य। तीनों का बड़ा ही सुंदर और हृदयग्राही चित्रण हमें छायावादी कविता में मिलता है। छायावादी सौंदर्यवाद में एक दार्शनिक दृष्टिकोण दिखाई देता है, दर्शन को साथ लेकर। जैसे हम जयशंकर प्रसाद की कविता में देखते हैं कि उनका सौंदर्य आनंदवाद के साथ है। इसी प्रकार से माधवी वर्मा का जो सौंदर्य है वह बौद्धवाद के साथ है। तो यहाँ इस सौंदर्य की सृष्टि करने में कहीं ना कहीं दर्शन का सामंजस्य भी कवियों ने रखा है। इसके पश्चात हम लेते हैं कि यहाँ पर श्रृंगार का मनोरम चित्रण हमें छायावाद की वस्तुगत विशेषताओं में दृष्टिगत होता है। श्रृंगार, जैसा कि हमें पता है कि 9 रसों में से श्रृंगार को रसराज की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ का जो श्रृंगार वर्णन है, रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की अभिव्यक्ति जिस रूप में होती है उससे छायावादी काव्य में श्रृंगार का वर्णन किस रूप में है ये बहुत मायने रखता है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की अभिव्यक्ति नायक नायिका आदि के माध्यम से जुड़ी हुई है, किंतु छायावादी कवियों की अनुभूति की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष है। इसका अभिप्राय यह है कि जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किसी न किसी माध्यम से किया है। अपने स्वयं की भावनाओं को उन्होंने कोई माध्यम लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया है, किंतु छायावादी कवियों ने श्रृंगार की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपनी अनुभूति कहकर अभिव्यक्त किया है। छायावाद का श्रृंगार रस वर्णन की एक और विशेषता है कि ये अशरीरी है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो द्विवेदीकालीन जो काव्य है उसमें भी दिखाई पड़ी थी, लेकिन द्विवेदी युगीन जो कविता थी वह नैतिक शुद्धतावादी आग्रह के कारण द्विवेदी युग में जो श्रृंगार के या लक्षण है उसके बहिष्कार की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है। और वहीं छायावाद ने निषेध परक रास्ता अपनाने की अपेक्षा
आदर्शवाद का रास्ता अपनाया है। जहाँ द्विवेदी युगीन कविता रीतिकालीन श्रृंगारिकता का विरोध करते हुए श्रृंगारिक कविताओं पर निषेध का रास्ता अपनाती है, छायावाद निषेध का रास्ता अपनाने की अपेक्षा श्रृंगार को आदर्श रूप में अभिव्यक्त करने का रास्ता अपनाता है। श्रृंगार या प्रेम एक गंभीर जीवन दर्शन के रूप में यहाँ अभिव्यक्त होता है। श्रृंगार को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने आदर्शात्मक श्रृंगार का वर्णन अपने काव्य में किया है। इसके अतिरिक्त अब हम आगे चलकर देखते हैं जो छायावाद की अगली विशेषता है, वह है वियोग व विरह वेदना का निरूपण। श्रृंगार का दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। तो हम छायावादी कविता में इस वियोग वर्णन को किस रूप में देखते हैं? छायावादी कविताओं में उच्छ्वास और आंसू की अधिकता है और ये तथ्य आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिकता, जैसे कि हमने पहले कहा कि व्यक्तिकता या आत्म अभिव्यक्ति छायावाद की प्रमुख विशेषता थी और फिर व्यक्तिकता की परिणति वेदना में ही होती है। इसलिए हम छायावादी कविता में वेदना की प्रधानता देखते हैं। आंसू प्रसाद के काव्य का शीर्षक ही नहीं है, पंत ने भी इस शीर्षक की कविता लिखी। महादेवी के तो सारा ही काव्य आंसुओं से भरा हुआ है। पंत की दृष्टि में यदि उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ऐसा कहकर वह भी वेदना का ही समर्थन करते हैं। प्रसाद में भी घनीभूत पीड़ा दुर्दिन में आंसू बनकर चुपचाप बरसने आई, ऐसा कहकर वह कविता को आंसू का ही पर्याय मान रहे हैं। और महादेवी वर्मा ने तो इस पर स्वीकार किया है, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास। किंतु छायावादी काव्य धारा के उत्तरोत्तर विकास को जैसे जैसे हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वेदना की जो प्रधानता आरंभिक अवस्था में थी वह धीरे धीरे आगे चलकर वह कम होती गई। प्रारंभिक जो कविताएं हैं उनमें वेदना, विरह, वियोग, आंसू इनकी अधिकता है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर कविता जब अपने परिपक्व अवस्था में पहुंचती है तो उसमें ये वियोग और विरह वेदना की कुछ सीमा संकुचित होती जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो छायावादी काव्य की अगली वस्तुगत विशेषता है वह है नारी को उदात्त रूप में प्रस्तुत करना। इनके काव्य में हम देखते हैं जो नारी का रूप है वह रीतिकालीन नारी के भोग्य स्वरूप से आगे बढ़कर एक श्रद्धा रूप में उपस्थित होता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई उपयुक्त पंक्तियां इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ नारी को एक श्रद्धा जैसे उच्च स्थान पर जीवन के विश्वास के रूप में उन्होंने अभिहित किया है। रीतिकाल में नारी को जहाँ एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, छायावादी कविता में उसे एक गरिमा प्रदान की गई। छायावादी काव्य प्रेम और सौंदर्य का काव्य, अतः नारी से उसका विषय वस्तु से अंतरंग रूप से तो अवश्य जुड़ी हुई होगी, लेकिन छायावादी कवियों ने नारी को पूज्य मानकर उसके प्रति श्रद्धा भाव अधिक व्यक्त किया है। छायावादी काव्य की वस्तुगत एक अन्य विशेषता हम देखते हैं, रहस्यवाद। रहस्यवाद छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सभी में ये रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद है कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों में उस अव्यक्त जो सत्ता है, जो परम सत्ता है, ईश्वर है, उसकी आभास या उसकी सत्ता का अनुभव करना रहस्यवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पंत की मौन निमंत्रण जैसी कविता, निराला की तुम और मैं कविता, महादेवी का तो संपूर्ण ही काव्य एक प्रकार से रहस्यवादी काव्य है। छायावाद की एक बहुत बड़ी देन है ये उसकी रहस्यवादी प्रवृत्ति। छायावादी कवियों ने इस प्रवृत्ति को अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक बनाकर प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य में रहस्य की प्रवृत्ति सहज और स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हुई है। परमात्मा की अनुभूति कवि को सर्वत्र होती है, किंतु ये क्या है, ये कैसा है, इसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। इसीलिए प्रसाद जी कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता।
रहस्यवाद की ये प्रवृत्ति अन्य छायावादी कवियों में भी हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं छायावाद की एक अन्य विशेषता है प्रकृति का मनोरम चित्रण। प्रकृति का मनोरम चित्रण छायावाद की एक अन्य विशेषता है। छायावादी कविता की सबसे बड़ी देन है कि प्रकृति को इन्होंने आलंबन रूप में चित्रित किया है। वस्तुतः रीतिकाल से ही जो प्रकृति वर्णित होती आई है वह अधिकतर उद्दीपन रूप में कविता में प्रकृति को वर्णित किया गया है, लेकिन छायावाद में देखते हैं कि प्रकृति अपने स्वतंत्र आलंबन रूप में हमारे सामने आती है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण करने का अभिप्राय यह होता है वह किसी न किसी रस को उद्दीप्त करने के एक सहायक, एक माध्यम के रूप में काम आ रही है, और आलंबन रूप में प्रकृति का वर्णन करने का अभिप्राय है कि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से उसकी सुंदरता को अभिव्यक्त करने का रूप। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति को आलंबन रूप में अभिव्यक्त किया है। प्रकृति यहाँ पर प्रेरणा, आदर्श, प्रेयसी जैसे कई रूपों में सामने आती है। निराला के द्वारा प्रकृति सुंदरी का वर्णन किया गया, यह आलंबन रूप का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। दिवसा अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। आगे हम छायावाद की एक अन्य विशेषता देखते हैं मानववाद। छायावादी कविता में राष्ट्रीय चेतना तो है परंतु अंध राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्र की स्वाधीनता संग्राम से संबंध होते हुए भी कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के विश्व मानवतावाद से प्रेरणा प्राप्त कर अपने काव्य में विश्व दृष्टि की अभिव्यक्ति छायावादी कवि करते हैं। प्रसाद की कामायनी में अखिल मानव भावों के सत्य को विश्व के हृदय पटल पर अंकित करने की कामना व्यक्त हुई है, और निराला के लिए तो मानव मानव से नहीं भिन्न, निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं क्लीन भेद कर पंख, निकलता कमल जो मानव का वह निष्कलंक। तो यहाँ विश्व के समस्त मानवता के साथ इनकी सहानुभूति है, और वह मानव ऐक्य की बात करते हैं। देश की स्वाधीनता की बात करते हुए, राष्ट्रवादी बात करते हुए भी संकुचित राष्ट्रीयता की बात न करने की भावना छायावादी कवियों में हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त छायावाद की एक अन्य विशेषता है स्वच्छंदतावाद, जिसे अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद का अभिप्राय है जो अपने से पूर्व में अभिजात्य वर्ग में शास्त्रीय कविता में जो नियम बनाए गए हैं कविता के लिए, विषय वस्तु की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, छायावादी कविता इन सब से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से अपनी बात कहती है। अगली हम जो विशेषता देखते हैं छायावाद की, वह है राष्ट्रीयता की भावना। अभी हमने मानवतावाद के संदर्भ में कहा था कि यहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता नहीं है। उसी बात को हम यहाँ देखते हैं कि छायावादी जो कविता है वह दो विश्व युद्धों के बीच की कविता है। छायावादी काल में भारतीय जनमानस पर देश को स्वतंत्र कराने की चेतना पूर्णतः छाई हुई थी। छायावादी कविता द्वारा कवियों ने देश के प्राचीन वीरत्व व आत्मगौरव को जागृत किया। इन्होंने भारत की गौरव गरिमा गान में प्रकृति का सहारा भी लिया है। विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनमानस को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भी छायावादी कवि करते हैं। निराला अपने देश की महानता को इंगित करते हुए कहते हैं, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता कायरता भ्रम हो तुम, पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से कवि जिस राष्ट्रीयता की बात करते हैं वह उस युग के अनुकूल होने के साथ साथ छायावादी कवियों की राष्ट्रीयता की भावना को भी अभिव्यक्त करती है। तो इस प्रकार वस्तु पक्ष की हमने विशेषताएं देखी। अब हम छायावाद के जो शिल्प विधान से संबंधित कुछ नई विशेषताएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे। सबसे पहले है लाक्षणिक भाषा। जैसा कि हमें पता है कि भाषा की जो शब्द की शक्तियाँ हैं वो तीन है, विधा, लक्षणा और व्यंजना। तो छायावादी जो कवि हैं इन्होंने अधिकांश रूप से लक्षणा शब्द शक्ति का सहारा लेकर लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना। इस प्रकार से उन्होंने अभिलाषाओं की करवट कहकर
जो लाक्षणिकता है करवट की वह उन्होंने अभिलाषा पर आरोपित की है। सुप्त व्यथा का जगना, सोई हुई व्यथा को जगने के माध्यम से भी उन्होंने भाषा की लाक्षणिकता को अभिव्यक्त किया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर लाक्षणिक भाषा के साथ साथ उपचार वक्रता भी दिखाई देती है। मधुर, विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा कहकर वह जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह उपचार वक्रता के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से प्रतीकात्मक शैली छायावाद के शिल्प विधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। छायावादी कवियों ने नए नए प्रतीकों को गढ़ा भी है और रचना की है। यह प्रतीक विधान अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए है। महादेवी की कविता में प्रतीकों का प्रयोग आध्यात्मिक जीवन की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से, स्पष्टता से व्यक्त करता है। ये प्रतीक कवियों ने प्राचीन समय के चले आ रहे प्रतीकों का प्रयोग भी किया है और नए युग के अनुकूल नए प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। इसके साथ साथ नवीन अलंकरण विधान, अलंकार भाषा की सुंदरता के लिए कवियों के द्वारा प्रयोग में लिया गया एक माध्यम है और इन कवियों ने प्राचीन उपमा उत्प्रेक्षाएं हैं इनका प्रयोग किया है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कई नए प्रयोग भी अलंकार की दृष्टि से किए हैं। छायावादी कविता में मानवीकरण और विशेषण विपर्यय अलंकार का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। यहाँ हम एक मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देखते हैं। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहरी फैला केश आलाप। तो यहाँ ऐसा कहकर कवि ने मानवीकरण अलंकार को सुंदर रूप से हमारे सामने उपस्थित किया है। व्योम से उतरने वाली जो संध्या सुंदरी है उसे एक रूपसी का रूप उन्होंने दिया है। नवीन उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का आविष्कार भी उन्होंने किया है, जैसे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर सौंदर्य को बिजली के फूल के रूप में और उसके रूप सौंदर्य को मेघों के बीच में गुलाबी रंग के रूप में प्रयोग करके नई उपमा और उत्प्रेक्षाओं का विधान छायावादी कवि करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके पश्चात इनके काव्य रूप के संदर्भ में हम देखें तो इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक गीत शैली, जिसे प्रगीत शैली भी कहा गया है, इसका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि छायावादी जो काव्य है वस्तु पक्ष की दृष्टि से और शिल्प पक्ष की दृष्टि से पर्याप्त सौंदर्यशाली साहित्य है, सौंदर्यशाली काव्य है और यह हृदय को छूने वाला नए शिल्प विधान के माध्यम से अभिव्यक्त श्रेष्ठ काव्य के रूप में हमारे सामने आता है। आगे की कक्षा में हम छायावाद के पश्चात हिंदी कविता के विकास का अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।